हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करेंगे पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती जो आई हुई है 44,228 पदों पे। उसके हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें जो है चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी, सर्कल वाइज कितनी वैकेंसी होने वाली है, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा हुआ है, किस पद के लिए क्या सैलरी होता है, काम क्या करना होता है, इसके बारे में हम आपको जो डिटेल में चर्चा करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए। इसमें जो है आपके 3 प्रकार के पद होते हैं। एक होता है बीपीएम जो सबसे बेस्ट पद होता है, दूसरा होता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर उसको बोलते हैं, और एक होता है डाक सेवक जो चिट्ठी को पहुंचाता है, इसका वो जो काम होता है। तो ये जो है 3 प्रकार की वैकेंसी आपको जो देखने को मिलेगी इसमें। और मैंने ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या यूट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर पोस्ट ऑफिस वैकेंसी फॉर्म कैसे भरें। इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ घूम रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका 8 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 15 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको जो है अप्लाई करना होता है, और जिनका फी लगता है वो यहाँ पे क्या करता है, एप्लीकेशन फी जमा करता है। फी की बात करें तो जनरल को और ओबीसी को मात्र जो है 100 रुपया एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होता है, और 10वीं पास भर्ती होती है, कोई एग्जाम वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। ये सब आप लोग जो है परिचित होंगे इस भर्ती के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो है ना सर्कल वाइज वैकेंसी भी दिखाई गई है। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली का देखना चाहते हैं, दिल्ली पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको जो है डिवीजन आएगा कि किस डिवीजन का देखना चाहते हैं। जैसे नॉर्थ दिल्ली, यहाँ पे आपको जो है न्यू दिल्ली साउथ, न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट और न्यू दिल्ली वेस्ट। मान लीजिए हम नॉर्थ दिल्ली का देखना चाहते हैं, इस पर टिक किए, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए नॉर्थ जो दिल्ली है उसमें आपके जो है मात्र 5 वैकेंसी है। देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये पांचों वैकेंसी कहां से बिलोंग कर रही है ये भी यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाता है। ये देखिए खामपुर बीओ में है, और ये खामपुर बीओ में जो वैकेंसी है वो किसके लिए है, तो बीपीएम पोस्ट के लिए है। और यहाँ यूआर का मतलब क्या है कि यूआर सीट से यहाँ पे बंदा जो है मतलब सीट खाली है, रिजर्व है। यहाँ सैलरी क्या है 12,000 है, और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। यहाँ पे लैंग्वेज होगा हिंदी, और यहाँ पे पिन कोड इसका ये है। इसी तरह से देखेंगे ए बीपीएम की वैकेंसी जो है यहाँ पे माजरा दबास बीओ में है। इसमें भी आपका एसटी सीट रिजर्व है, यहाँ भी एसटी सीट रिजर्व है, लेकिन यहाँ डाक सेवक की भर्ती है। यहाँ भी डाक सेवक की 1 सीट रिजर्व है ऑन रिजर्व के लिए। ये देखिए डाक सेवक एससी के लिए आपका 1 सीट यहाँ रिजर्व है। और यहाँ सैलरी भी लिखा हुआ है, ये 12,000 है, ये 10,000 सैलरी है, ये 10,000 सैलरी है। बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी जो है क्या है, सॉरी, आपका बीपीएम का 12,000 सैलरी है और एबीपीएम का 10,000, और डाक सेवक का भी सैलरी क्या होता है 10,000 आपका यहाँ पे रहता है। तो इतना आपको समझ में आ गया किस प्रकार से सर्कल वाइज वैकेंसी को देखना चाहते हैं। एक और मैं आपको राज्य का दिखा देता हूं जिस तरह से आपको क्लियर हो सके, फिर हम आपको जो डिटेल में चर्चा करके बताएंगे पूरी वैकेंसी के बारे में और फुल नोटिफिकेशन के बारे में। हम थोड़ा सा बैक आते हैं, हमको देखना है मान लीजिए झारखंड का या बिहार ले लेते हैं। बिहार का हम चेक करना चाहते हैं, बिहार चूज किए। अब बिहार में देखेंगे तो इतने सारे सर्कल में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके सर्कल में वैकेंसी नहीं दिख रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई भी सर्कल का आप चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय सबसे विशेष ध्यान देना है कि आप अपने ही कैटेगरी में अप्लाई करें। मान लीजिए जहां एससी सीट है वहां एससी के ही पहले चुनाव करें। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आप मल्टीपल पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान देना है कि आपको पहले यहां से देख लेना है कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी मतलब सर्कल वाइज कि उस सर्कल में मेरे कैटेगरी का सीट है कि नहीं है, तो आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होता है, और वो जो है ध्यान नहीं देते कि मेरा वहां सीट है कि नहीं, वहां कैटेगरी से सीट है कि नहीं, तो फिर वहां से आप अप्लाई करिए तो आपका बेहतरीन रहता है। अगर आप मान लीजिए एससी से आते हैं, यूआर में अप्लाई कर दिए, जाके यूआर का पोस्ट प्रेफरेंस आपने डाल दिया, तो यूआर क्या होता है अनरिजर्व होता है, उस सबको फाइट करना होता है उसमें, और वैकेंसी एक ही है, समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है कट ऑफ हाई हो जाता है, और थोड़ा सा कम परसेंटेज वालों को वहां सिलेक्शन नहीं होता है, मैक्सिमम परसेंटेज वालों को वहां पर सिलेक्शन होता है। तो ये विशेष ध्यान देना, मैं वही समझा रहा हूं आपको किस प्रकार से आपको सीट का चयन करना है। मान लीजिए आप यहां से गए, यहां से आपने मान लीजिए नालंदा लिया, नालंदा जैसे आपने चूज किया तो यहां से नालंदा आप चूज करेंगे, जो भी आपका नालंदा है यहाँ आ गया, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब नालंदा में जितनी वैकेंसी है ये देखिए आपको शो हो जाएगा जितनी वैकेंसी है, और भी यहाँ पे होता तो यहाँ पे पेज शो करता, उस पेज को देखते। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ना कैटेगरी देखना है कि आपका कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये सीट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व है, ये भी ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, यहाँ जनरल के लिए रिजर्व है, ये जनरल के लिए रिजर्व है, ये ओबीसी। और यहीं पे पोस्ट भी दिखाया गया किस पोस्ट के लिए है, सैलरी और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिखाया गया है, देख रहे ना। अभी मान लीजिए कोई बंदा विकलांग है, तो विकलांग कैटेगरी को ढूंढे कि वो विकलांग कैटेगरी कहाँ पे आया हुआ है, तो वो आप चेक करिए पहले,
और उसके बाद उस कैटेगरी से आप अप्लाई करिए, उस जगह से अप्लाई करिए। एसटी का यहाँ पे सीट रिजर्व है, ओबीसी ओबीसी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे जिला में हमारा जो है कैटेगरी का कोई सीटें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूआर में जाके अप्लाई कर सकते हैं, यूआर से आपको फाइट करना होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। तो सर्कल वाइज वैकेंसी आपने जाना कि कैसे हम चेक करेंगे। अब नोटिफिकेशन को ऊपर हम आपको ले चलते हैं, नोटिफिकेशन पे आएंगे, इस पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन आपका आ जाता है। इसमें आपको देखेंगे तो इस तरह से आपको जो है 3 वैकेंसी के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें आपको जो है ना, एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है आपका जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और एक होता है डाक सेवक। ये 3 जो वैकेंसी है, और मैंने आपको तीनों वैकेंसी चेक करना बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं और भी इंपोर्टेंट पॉइंट को। हाँ, एक चीज और विशेष ध्यान देना है, लैंग्वेज वहां का जानना आपको आना चाहिए, तभी आप उस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको यहाँ नोटिस दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आपका जो है अलग अलग सर्कल वाइज जो है वैकेंसी को दिखाया गया, 39 सर्कल यहाँ पे टोटल जो है बताया गया है। अब उस 39 सर्कल के आगे यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आसाम के लिए यहाँ पे आपको असामी या असोमिया लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप फॉर्म को भरेंगे। असम में हिंदी इंग्लिश का भी यहाँ पे दिया गया, लेकिन मात्र 2 ही वैकेंसी है। दिल्ली से आपका हिंदी आनी चाहिए, गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं तो गुजराती, मतलब आप जहां चाहे वहां फॉर्म भर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको विशेष ध्यान देना है कि वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं, और वो लैंग्वेज आप पढ़े हो भी होने चाहिए 10वीं लेवल पे। जैसे मान लीजिए आप उड़ीसा से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उड़ीसा 25 नंबर पे, यहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, उड़िया है, तो आपको उड़िया जो है आनी चाहिए, और आप पढ़े भी होने चाहिए। पंजाब से आवेदन देना चाहते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज, देख रहे ना यहाँ पे लिखा हुआ पंजाबी, या पंजाबी इंग्लिश, इंग्लिश पंजाबी, हिंदी, ये सब आपको आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का सारा लैंग्वेज देखेंगे तो आपका हिंदी रहेगा। वेस्ट बंगाल का बंगाली आपको मिलेगा, कहीं कहीं नेपाली भी मिलेगा, तेलंगाना का तेलुगु मिलेगा। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, उस 10वीं लेवल पे आप लैंग्वेज भी पढ़े होने चाहिए, तो ही आप उस राज्य के लिए एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ कैटेगरी वाइज कहाँ कितनी वैकेंसी, ये चीज आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये विशेष ध्यान देना है फॉर्म भरते समय कि आप जिस भी राज्य से अप्लाई करें उसके लिए वहां का लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया करेक्शन के बारे में, अगर आपने कोई भी गलती कर दिया फॉर्म भरते समय तो आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म में। कुछ भी आपने गलती कर दिया, जैसे यहाँ पे देखिए, दे नीड अ वैलिड मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन पर्पस, आपको रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव चाहिए। और यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडो का यहाँ पे जो जानकारी आपको दिया गया है। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद से जो है तुरंत आपको जो है मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे एडिट करेक्शन का जो टाइम है वो यहाँ दिया गया है कि आप 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका 5 अगस्त तक तो फॉर्म भरे ही जाएंगे। अगर ये डेट एक्सटेंड होता है फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो हो सकता है इसमें भी आपका बदलाव हो, समझ रहे ना। अब यहाँ पे आपको और भी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया कि आपको जो है काम क्या करना है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, तो देखिए समझते हैं डाक सेवक का काम क्या होता है। जो बीपीएम पोस्ट होता है फ्रेंड्स, उनका जो है मेन काम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे देखते होंगे एक मैनेजर होता है, तो समझिए एक तरह से मैनेजर का काम करता है, जो भी सेल्स करना होता है, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह के बारे में, या जो भी पॉलिसी वगैरह बेचना होता है, वो सब करना होता है। इनकी सैलरी जो है 12,000 तो मिलती ही मिलती है, लेकिन इसमें क्या है ना, 12,000 के अलावा आप एक्स्ट्रा कमाई करते हैं। क्या? तो आप पॉलिसी बेच के एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करके एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, क्योंकि उनको सेल्स पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो इस तरह से जो है उनको 12,000 से ज्यादा सैलरी बन जाती है, क्योंकि सैलरी के अलावा उनको जो है ना ऑलरेडी वर्कलोड होता है, समझ रहे ना, और बहुत सारे जो है उनको चीजों को बेचना होता है। तो वो एक तरह से मार्केटिंग करके एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं, जिनकी सैलरी स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो 25 से 30,000 हो सकती है, एक्स्ट्रा बोनस वगैरह मिला के। तो ये सैलरी के मामले में अच्छी पद है, और जॉब के मामले में भी अच्छी पद है। अगर हम तीनों वैकेंसी की मिला दें तो इन तीनों में से 2 वैकेंसी बीपीएम और एबीपीएम अच्छी पद है, लेकिन कमाई सबसे ज्यादा जो है बीपीएम को होता है। डाक सेवक को पता है चिट्ठी वगैरह डिलीवर करना, जो भी पार्सल आता है उसको डिलीवर करना होता है। तो ये आपके जो है नेचर ऑफ वर्क होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उनको यहाँ पे क्या काम करना होता है, वो जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का होता है, यहाँ पे पेमेंट्स बैंक वगैरह ये सब आपको देखता है वो, और डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पे काम करता है। मार्केटिंग प्रमोशन वगैरह, प्रोडक्ट्स सर्विस बिंग प्रोवाइडेड द डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज, कस्टमर सर्विस सेंटर, सीएससी वगैरह का भी वो काम देखता है। इसकी वजह से इन सिंगल हैंडेड बीओ बीपीएम हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनल। वो पूरा मतलब ऑफिस का मालिक होता है, उनको टाइमली से लोगों को काम करवाना होता है। जो उनके नीचे सारे लोग होते हैं, जैसे एबीपीएम या डाक सेवक, उनको अच्छे से चाबी वगैरह सब उन्हीं के पास होता है।
तो ये उनका काम होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच जो पोस्ट मास्टर होता है उनका काम क्या होता है, तो उनको भी यहाँ पे सेल ऑफ स्टाम्प, वो स्टाम्प बेचते हैं, सैनिटरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टॉप, वो भी डिलीवरी का काम कर सकते हैं। इसके वजह से डिपॉजिट पेमेंट अदर ट्रांजैक्शन वगैरह का भी ये काम करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो ये भी बहुत अच्छा पद है, लेकिन थोड़ा सा कमाई इसमें कम होता है। जो आपकी 10,000 सैलरी है ना वही आपको यहाँ पे मिलेगी, एक्स्ट्रा कोई कमाई आपको नहीं होती है। इसी तरह से आप देखेंगे डाक सेवक का जो काम होता है वो भी सेल ऑफ स्टाम्प सैनिटरी, वो भी सेल्स कर सकते हैं स्टाम्प वगैरह को। इसके अलावा वो जो है अपना जो मेलिंग सर्विस होता है वो भी आपको यहाँ पे देखना होता है। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस में भी काम करना होता है। इसके अलावा जो है उनको डिलीवरी करना भी होता है। तो ये सारे काम उनके होते हैं। सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे सैलरी ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। ये देखिए आपकी सैलरी जो है डे बाई डे बढ़ती है। इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी जो है यहाँ पे बीपीएम का जो होता है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया। ये डे मतलब हर साल वृद्धि होगा तो वहां तक सैलरी आपको जाएगी। अब यहाँ पे ए बीपीएम और डाक सेवक की जो भर्ती होती है वो 10,000 से लेकर 24,470 रुपया होता है। यहाँ पे अब बढ़ता है तो ये स्टार्टिंग में इतना ही आपको मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष बताई गई है और मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष आपकी बताई गई है। और यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि एनेक्सर यहाँ पे बताया गया कि एनेक्सर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करेंगे पैराग्राफ ए में। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया गया एज रिलैक्सेशन का लिमिट क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो 40 वर्ष रखा गया है 18 से 40 वर्ष, उसमें भी छूट मिलेगा। 18 से 40 वर्ष रखा गया एज लिमिट सबके लिए। लेकिन वही कोई बंदा SC ST से आता है तो उनको जो 5 साल का उनका उम्र हो जाएगा 18 से 45 वर्ष। अगर कोई बंदा आता है OBC से उनका उम्र हो जाएगा 18 से 43 वर्ष। EWS को कोई छूट नहीं मिलेगा। विकलांग को 10 साल का छूट मिलेगा, 18 से 50 वर्ष की उम्र सीमा हो जाएगी। यहाँ पे 18 से 53 वर्ष की उम्र सीमा इनके लिए हो जाएगी। और SC ST जो विकलांग है उनके लिए 18 से अब इसमें जो है 15 वर्ष जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और 15 आपका जो है 45 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 55 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपकी उम्र सीमा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, देख रहे ना। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ 10वीं पास आप हैं और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा होगा। इसके बाद से वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड आपको जो है पास होना चाहिए और वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आनी चाहिए, जो कि एनेक्सर 3rd में दिया। एनेक्सर मैंने 3rd आपको दिखा दिया, वो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको मांगा गया है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड, लाइवहुड के बारे में आपको जो है बताया गया है। इसके वजह से रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जो है SC ST OBC विकलांग जो भी EWS होते हैं उसके अकॉर्डिंग लागू होगा। और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो सेंट्रल लेवल का आपको जो रिजर्वेशन यहाँ पे लागू होने वाला है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा और इसमें कुछ खास जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया है। इंगेजमेंट के बारे में और यहाँ पे कितना आपको जो है लीव वगैरह मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। जो विकलांग है उनके लिए बताया गया है। और यहाँ हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको समझाई दूं थोड़ा सा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है। यहाँ पे समझ लीजिए आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना, मैट्रिक जो आपका 10वीं में परसेंटेज है, जी हाँ दोस्तों परसेंटेज है प्रतिशत, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। मान लीजिए किसी एक सर्कल के लिए किसी एक सर्कल का जो मान लीजिए ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, वहां एक सीट है, कितना सीट होगा, एक ही सीट आप देख पा रहे होंगे। और आप पोस्ट प्रेफरेंस भी देंगे तो एक ही सीट का कोई ना कोई आप स्टार्टिंग में 20 प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इस पोस्ट ऑफिस के लिए कोई मान लीजिए पोस्ट ऑफिस ब्रांच है, इसके लिए 10 लोगों ने फॉर्म भर दिया। कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया, 10 लोगों ने। तो इसमें मैट्रिक में 10th में सबसे ज्यादा किसका प्रतिशत है उसको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में चयन कर लिया जाएगा, समझ रहे ना। तो आपका मेरिट 10th स्टैंडर्ड में जो आपका मेरिट होता है ना, पॉइंट्स ग्रेड वगैरह जो भी होता है उसको देखते हुए आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। यानी कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, सिर्फ आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे चयन यहाँ पे किया जाएगा, उसी के बेस पे आपका मेरिट यहाँ पे बनाया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया ग्रेड सिस्टम अगर किसी का है तो उनका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा। देखिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका ग्रेड सिस्टम है कि परसेंटेज है कि CGPA है, उसमें से जो भी आप चुनाव करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे भरने का ऑप्शन आएगा। ग्रेडिंग सिस्टम भी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर वगैरह ग्रेड पॉइंट वगैरह भी वहाँ पे फॉर्म भरते समय आ जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे CBSE से होंगे तो उनको ग्रेड वगैरह होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग CBSE वहाँ चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ जानकारी खास नहीं दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लास्ट में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको लिखा गया है। चलिए हम सीधे आते हैं और भी अलग जो है
यहाँ पे ऑप्शन पे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह एनेक्सर के बारे में बताया गया, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। बाकी कुछ खास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, देख रहे ना। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के बारे में लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। यहाँ पे एनेक्सर वगैरह अंडरटेकिंग दिया गया है, बाकी और कुछ खास यहाँ पे नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स ये जो है भर्ती आ चुकी है, फॉर्म आप लोग जरूर भरिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप बोलिएगा कि मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है, तो हम अलग से उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा और फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, और मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के बताया हुआ है कि आपको जो है ना कट ऑफ क्या जाता है अलग अलग राज्य वाइज, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आप देख सकते हैं। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।